दोस्तों आपका स्वागत है पूरा जुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम पॉलिटिकल साइंस को करने जा रहे हैं। इसका हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो हम बुक पढ़ रहे थे वो थी हमारी सोशल साइंस की बुक के नाम से है ये। यहाँ पे हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ रहे थे पार्ट 1। पार्ट 2 आप पढ़ेंगे 7 में और जो भी चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो चीजें आपकी कंटिन्यू होंगी 7 में और थोड़ा आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे। और यहाँ से जो मैं आज से चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लास में है तो आपको तो सारे टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक जो कॉम्पिटिटर है, उसके लिए ये चैप्टर यहाँ से मेन पॉलिटी शुरू होती है। तो यहाँ पर देखिए हम पॉलिटी में इस बुक को रेफर कर सकते हैं और अगर हम सिविक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 6 को इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ये करना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा क्या-क्या यहाँ से आप इंपॉर्टेंट ले जा सकते हैं। तो यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बारे में जब हमको पता चलेगा तो हम देखेंगे अलग-अलग तरह की गवर्नमेंट्स भी होती हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनके हम की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा इंडिया जहां पर हम लोग हैं वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इनके बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्लीज स्किप मत करिए, पूरा देखा करिए। आप स्किप नहीं करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो व्हाट इज गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपके सामने इसका डेफिनेशन आना चाहिए, आखिर ये क्या शब्द है। तो डेफिनेशन कहता है कि गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द पावर टू रूल इन अ टेरिटरी। इसका मतलब कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, रूल करेंगे किसी टेरिटरी पर। और ये किसके हिसाब से किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के अगेंस्ट जाके कोई भी किसी भी टेरिटरी पे रूल नहीं कर सकता है, तो ये इलीगल हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई है बात। अब ये टेरिटरी क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना टेरिटरी, रूल इन द टेरिटरी। तो यहाँ पे टेरिटरी एक कंट्री भी हो सकती है, जैसे कि हमारी इंडिया है। आप जानते हैं इंडिया के बारे में। और स्टेट, यहाँ पे अलग अलग स्टेट है। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। आप कई स्टेट जानते हैं, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेट या प्रोविंस जहां जो कि एक कंट्री में है, या कोई रीजन जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहां पे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आती है। और गवर्नमेंट को, ये जो तीन तरह के मैं आपको गवर्नमेंट बता रहा हूं, ये आखिर कैसे रूल किए जाएंगे, कैसे देखा जाएगा कि लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए पुलिस होती है, पुलिस फोर्स होती है। द गवर्नमेंट हैव पुलिस फोर्स टू मेक श्योर पीपल फॉलो द लॉज। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो गवर्नमेंट आपको कह रहा है कि कुछ लोग जो रूल करेंगे किसी टेरिटरी पे किसी लॉ के हिसाब से। और वो टेरिटरी क्या होगी, कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, प्रोविंस हो सकती है, लोकल रीजन हो सकता है। और गवर्नमेंट इन सारी चीजों को पुलिस फोर्स के द्वारा रूल कराती है। ये आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमको ये चीज देखना है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। तो गवर्नमेंट देखिए प्रोटेक्ट करेगी हमारे राइट को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो जो रजिस्टर्ड हो गए हैं वर्कफोर्स, लेकिन जो वर्कफोर्स रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं। या कभी फ्लड आ जाए, एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट हमको हेल्प करेगी पीपल को जो उससे हार्म हो रहे हैं। या कभी मान लीजिए कोई ऑनियन या पल्स का रेट जब हाई हो जाता है तो उसको कम करने का काम मार्केट में। या सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उसको जुडिशरी अच्छे से काम करे, वो भी काम देखना है गवर्नमेंट का। उसमें गवर्नमेंट इंटरप्ट ना करे जुडिशरी के वर्क में। फिर कोल और पावर के जो भी सप्लाई हो रहे हैं, जो सेक्टर है, उसको प्रॉपर्ली देखा जाए, उसको प्रॉपर्ली
उसमें देखा जाए कि वो काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंडीशन प्रोवाइड करके दिया जाए। और अगर मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है विलेजेस में, तो उसको पूरा कराया जाए। ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट की होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम लोकलाइज्ड वे में हम देखें, अपने आप से रिलेट करके देखें कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो मान लीजिए ये आप हैं और आपका घर है और आपके घर के सामने की रोड बहुत ही खराब है। तो ये रोड बनवाने का काम किसका है? ये आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ही का घर नहीं है। आपके घर के आस-पास और भी घर होंगे, तो ये रोड को बनवाने का काम किसका है? ये काम गवर्नमेंट का है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? कोई मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल है आपका यहाँ पर, कुछ दूर पर, आप यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है अच्छे से स्कूल में, तो स्कूल को मेंटेन कराने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। कोई भी चीज़ जो भी आप सोचते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, पानी आता है, किसी भी चीज़ की कमी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसमें जो डिस्टिंक्शन हो पा रहा है, उसको कम करने का, पुअर्स को अपराइज़ करने का, अच्छे पोज़ीशन पे पहुँचाने का, इस उनके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को लाने चाहिए, ये काम होता है। या कुछ सर्विसेज़ जैसे रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज़ हैं, जैसे डाकिया हमारे यहाँ चिट्ठी लेके आता है या कुरियर लेके आता है, तो ये काम भी गवर्नमेंट का ही है कि वो मेंटेन किस हिसाब से करे। और आज आपका काम रहेगा कि आप न्यूज़पेपर आज का पढ़िएगा और देखिएगा गवर्नमेंट ने आज हम लोगों के लिए क्या दिया है, क्या कहा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए करने जा रही है। क्योंकि ये कोविड का समय है, कोविड में बहुत सारे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन-कौन से एक्शंस गवर्नमेंट ने आज लिए हैं। जैसे इसमें से एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कल एमएसएमई का डेफिनिशन चेंज कर दिया गया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एमएसएमई के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊँगा कि डेफिनिशन पहले क्या थी और अब क्या हो गई है और उससे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स पे। तो चलिए, ये आप यहाँ पर ये करिएगा, ये आपका काम है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसका काम क्या होगा? जो आस-पास के जो कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारा फ्रेंडली रिलेशन रहे। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बांग्लादेश, ये आपको पता है। यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है श्रीलंका। तो हमारा क्या है? हमारी गवर्नमेंट का काम ये है कि इन 2 कंट्रीज़ से रिलेशंस इंडिया का अच्छा रहे। और ये काम किसका होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये ज़्यादा पावर किसको दी जाएगी? ये सेंटर को दी जाएगी। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो सारे तो मेंटेन नहीं कर पाएँगे किसी भी कंट्री से। तो अगर कंट्री की बात होगी एज़ अ होल, वहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। इसके बारे में अभी और आप अच्छे से समझेंगे जब मैं बताऊँगा कि लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेना है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल काम क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो वो सारे काम किसका होगा? वो सारा काम गवर्नमेंट का ही होगा। और अगर मान लीजिए कोई इंसान चोरी कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, तो उस केस में भी ये किसका काम है? कोर्ट का काम है कि वो उसको पनिश करे। और कोर्ट क्या है? कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं, जो कि इंडिया के गवर्नमेंट में आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी मैंने बताया, ये क्राइम को रोकने के लिए ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है। फिर भारत पेट्रोलियम जो हमको पेट्रोल देता है, ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है और रेलवे, ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या करी जाएगी? ये गवर्नमेंट द्वारा ये लोग कंट्रोल करेंगे लोगों को कि कैसे वो बिहेव करें। और ये भी देखना ज़रूरी है कि हर कोई साथ में काम करे, अलग-अलग ना काम करे।
जब साथ में करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें बतानी है, कुछ ऐसे पॉइंट बताने हैं गवर्नमेंट के बारे में, जो वो काम करती है, जो मैंने मेंशन नहीं किया है और आप रोज़ पेपर में कहीं न कहीं आप उसको पढ़ते हैं। तो ये आप खुद करेंगे यहाँ पर। आप न्यूज़पेपर को भी साथ-साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है पब्लिक के लिए, वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, तो हमारी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर पाएगी? किसी भी इल्लीगल एक्ट को रोकने के लिए। तो हमको भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और क्योंकि हम खुद ही चुनते हैं, गवर्नमेंट को इंडिया में हम खुद ही चुनते हैं, तो हमारा लीडर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। वो हमको बताएगा कि हमको काम कैसे करना है और हम कैसे उसपे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ये हमारा भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स को देखते हैं। अगर हम इंडिया को एज़ अ होल अगर देखें, तो हम क्या कहेंगे कि ये नेशनल लेवल की बात है। नेशनल लेवल की बात मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एज़ अ होल लेवल, होल कंट्री पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि पूरी प्रॉब्लम क्या होगी कि हम अगर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस बना रहे हैं बांग्लादेश से, अभी मैंने आपको बताया, बांग्लादेश से जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस बना रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर बांग्लादेश का इंडिया से अच्छा रिलेशन होगा, तभी तो वहाँ से ट्रेडिंग प्रॉपर्ली हो पाएगी। अब जैसे हमारा और पाकिस्तान का, यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का रिलेशन हमसे काफ़ी अच्छा नहीं रहता है। उस केस में क्या होता है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लमें हमको देखने को मिलती हैं। या नेपाल से हमारा देखिए रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। या भूटान से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया और भूटान। तो हमको कभी भी दिक्कत नहीं होती है ट्रेड में। या इधर म्यांमार है, जो भी आस-पास में लोग हैं, उनसे हमको अच्छे से रिलेशन बनाना चाहिए, उससे क्या होगा और हम क्या बनाएँगे? गवर्नमेंट बनाएगी। ये चीज़ समझिए, जब हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही वो प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे हिली रीजन। हिली रीजन में कौन-कौन से स्टेट हैं, आप बताइए? स्टेट लेवल पे तो हमारा कंट्री देखिए कई स्टेट में डिवाइडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे हिमाचल या जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम कोल्ड में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वहाँ पे टूरिज़्म कम हो जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या-क्या एक्शन ले, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये किसका काम होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा। ये चीज़ क्लियर है? और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको मार्क करा दूँ, जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, वो कौन है? यहाँ पर बीजेपी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेट में, तो ये कई अलग-अलग पार्टीज़ हैं। जैसे हिमाचल में क्या है? हिमाचल में आप देखेंगे कि बीजेपी है और आप यहाँ पे राजस्थान में देखेंगे, यहाँ पे कांग्रेस है। तो इलेक्शंस, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इन लोगों को चुनते हैं और इसके बाद जब ये लोग अच्छे से काम करते हैं, तो हम फिर से दोबारा चुनते हैं, नहीं तो हम इनको हटा देते हैं। जैसे उड़ीसा में बीजेडी है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, तो अलग-अलग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। या हम महाराष्ट्र में अगर हम देखें, तो महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवसेना है। तो शिवसेना जब है यहाँ पर, तो आप ये चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि कोविड के समय भी अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, चाहे स्टेट में भी, चाहे सेंट्रल में भी, तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। क्योंकि हमारी कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, इसलिए सारी गवर्नमेंट्स को अच्छे से काम करना पड़ता है, नहीं तो एक-दूसरे की चुगली लोग कर देते हैं हम लोगों से। क्योंकि हम लोग इनको चुनते हैं, तो ये हम लोगों पे ही चुगली कर देते हैं। हम लोग को बता देते हैं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ये अच्छा नहीं कर रही है, कांग्रेस बोल देती है। अगर कांग्रेस बदमाशी करती है, तो बीजेपी बता देती है कि देखिए कांग्रेस यहाँ पे बदमाशी कर रही है।
तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर स्टेट के भी अंदर अगर एक-एक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम देखें कि कौन-कौन है, तो यहाँ पे देखिए होता है पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, इसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम कई चैप्टर्स में टुकड़े-टुकड़े में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सेंटर क्या होगा, मतलब नेशनल लेवल क्या होगा, स्टेट लेवल क्या होगा और लोकल गवर्नमेंट क्या होगी। वहाँ पे पंचायत में, गाँव में पंचायत होता है और शहरों में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है, तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उनके एरिया में सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको हम बहुत अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में या अभी आने वाले स्लाइड्स में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का डायग्राम दिया हुआ है, जो मैं वहाँ पे आपको बता रहा था, जो लोकल गवर्नमेंट की बात थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप टिक लगाइए कौन-सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन-सा काम लोकल गवर्नमेंट का है। तो चलिए हम थोड़ा-सा अब समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विथ रशिया। अब रशिया क्या आप जानते हैं कि ये एक फॉरेन कंट्री है, तो इसके डिसीजन कौन लेगा? ये सेंटर लेगा। यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पे एज़ अ होल यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट आ गया। आप समझ जाइए कि स्टेट से ही रिलेटेड होना चाहिए। 90% ऐसे चांसेस हैं, लेकिन आप सेंटेंसेस एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट सेंटर से रिलेशन बना रहा हो, तो उस केस में सेंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम इन 8th क्लास फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल आ गया है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेट इसको देखेगा। अब यहाँ पे देख रहा है कि ट्रेन का कनेक्टिविटी, ट्रेन आप जानते हैं कि ट्रेन किसका है, ये सेंटर का है। और डिसीजन अगर हम लोकल वेल की बात करें कि लोकल अगर वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज की बात हम कर रहे हैं, किसी इलाके में अगर कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वेलबींग कहाँ पर हो, या कोई पर्टिकुलर अगर हम कुआं बनाना चाहें, यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं दूं कि लोकल यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, विलेज लेवल पे हम डिसीजन क्या ले सकते हैं, कॉमन वेल जब हम बनाए, कुआं अगर हम बनाए, तो क्या होगा, वो कहाँ पे बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पंचायती राज डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर अगर ये देखिए, कह रहा है कि चिल्ड्रंस के लिए पार्क अगर बनना है पटना में, तो ये लोकल डिसीजन होगा, ये सेंट्रल का तो डिसीजन होगा नहीं। और अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी हमको देना है ये फार्मर्स को, तो ये स्टेट लेवल का डिसीजन है। यहाँ पर स्टेट डिसीजन लेगी, ठीक है? क्योंकि पूरे फार्मर्स की बात कर रहा है, किसी वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे पार्क क्या कह रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था। याद रखिएगा, पटना एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर हम इसीलिए लोकल गवर्नमेंट पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टेट में चले गए। और इंट्रोडक्शन ऑफ 1000 रुपीज नोट, अब ये तो कॉमन है। 2000 रुपी नोट कौन लाया था, मोदी जी लाए थे। तो आप ये समझ गए कि ये सेंटर का काम है। यहाँ पे आपने आसानी से जो अभी हमने पढ़ा उसको तोड़ के हमने देख लिया है। अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स अलग-अलग रूल्स बना रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा? इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हो, हमारे पास लाइसेंस ना हो, पुलिस हमको रोक ले और कहे कि आप हमको लाइसेंस दिखाइए, और हम अगर उस समय रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं लाइसेंस, तो पुलिस के पास पूरी राइट है कि वो हमसे फाइन ले सके, चालान काट दे और हमसे पैसा ले ले। या अगर हम भाग गए हों, पैसा ना दे रहे हों, तो हमको जेल भी हो सकती है। और अगर हमने मारपीट करके भागा है, तो हो सकता है कि दोनों हो जाए, फाइन भी हमको देना पड़े और जेल भी हो जाए। ये तो हो गया गवर्नमेंट की बात। अगर मान लीजिए किसी केस में गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है, तो क्या होगा? यहाँ पे तो हम नहीं मान रहे थे, तो ऐसा कब केस हो सकता है? अगर मान लीजिए जॉब गवर्नमेंट ने निकाला, जॉब के केस में क्या होगा? मान ले एक वैकेंसी निकल आई है जॉब की, और जॉब में पूरा हो गया है, टेस्ट वेस्ट सब कुछ हो चुका है, इंटरव्यू तक हो चुका है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली है। उस केस में क्या होगा? आप जाके कोर्ट में
केस दायर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वैकेंसी निकाली गई, हमारा इतना पैसा लगा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट हमको नौकरी नहीं दे रही है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखिए और भी कई केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे तो जॉब का वैकेंसी निकला, लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, तो आपको देने को नहीं मिलेगा, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आप चाहे क्वालीफाई कर गए हो। तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबके लिए बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कोर्ट्स इसीलिए है कि कोर्ट्स बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली क्या चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके अलावा क्या और कोई चीज़ें हैं जहाँ पे पब्लिक को रोका जा सकता है, लॉ को फॉलो कराने के लिए? तो बिल्कुल, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर मान लीजिए आपने काफ़ी दिन तक नहीं जमा किया है, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। पानी का बिल, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, उसमें आपको सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे आखिर गवर्नमेंट कितने टाइप की हो सकती है। अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके बुक में मेनली 2 टाइप की गवर्नमेंट दे रखी है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी से आपकी गवर्नमेंट बनेगी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे लोग आपको चुनेंगे। मतलब कोई जो गवर्नमेंट है, उनको कौन चुनेगा? उनको लोग चुनेंगे। यहाँ गवर्नमेंट में कौन आएगा? यहाँ पर कोई लोग ही तो आएँगे। इन्हीं लोगों में से कोई यहाँ पर आके प्लेस हो जाएगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। उसके लिए इलेक्शन होता है प्रॉपर, इलेक्शन किया जाता है और हम वोट करते हैं। उसके बारे में भी अब हम समझेंगे। तो ये हो गया मेन बात। यहाँ पे डेमोक्रेसी के थ्रू जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। दूसरा हो गया मोनार्की। मोनार्की क्या है? मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? किंग होगा या हो सकता है क्वीन हो। और मोनार्की भी 2 टाइप की होती है और डेमोक्रेसी भी कई टाइप की होती है। हम इसको अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी में क्या होगा, अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो गवर्नमेंट क्या कहेगा? उसका आंसर करेगा, बताएगा पब्लिक को कि हमने क्या किया है। उसका आंसर उसको देना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन अगर मान लीजिए किंग ने कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उस केस में जो उसकी प्रजा है या जो लोग हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है किंग को कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो पूरा आप समझ लीजिए किंग पूरा उसके मूड के ऊपर है, वो चाहे तो रखे लॉ को, चाहे वो हटा दे, चाहे वो पब्लिक के फ़ायदे में हो, चाहे ना हो। पहले भी हमने देखिए एंशिएंट और मिडवल में भी ये चीज़ों को हमने समझा है कि पहले जो किंग होते थे, वो क्या करते थे? वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बना देते थे और उस हिसाब से पब्लिक को काम करना पड़ता था। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर इनके अलावा भी और गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कई तरह की गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी मैंने बताई थी आपको, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या हुआ? जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे हेड ऑफ द कौन होगा? यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे और यहाँ पे वोट होगा और जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट में चुन लिया जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होगा? प्रेसिडेंट का होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पे क्या है? हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, यहाँ पे वोट होता है और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फिर वो उनको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली सिटीजन चुनता है, हम लोग चुनेंगे गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप इंडिया में देख सकते हैं। और डिक्टेटरशिप क्या है? यहाँ पर एक आदमी का ही पूरा रूल होगा और यहाँ पर क्या है? उसके पास ही पूरा पावर होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ कोरिया दे रखा है और इसका बेस्ट एग्जांपल जर्मनी का हिटलर भी है। और एब्सोल्यूट मोनार्की होगा अगर, इसमें क्या होगा? यहाँ पे किंग या क्वीन मेन पावर होगा उनके पास और इनकी जो पोस्ट होगी ये हायरार्कियल होगी, वो जनरेशन बाय जनरेशन आ जाएगी। और जो भी ये बोलेंगे वो माना जाएगा, जो भी ये रूल बनाएंगे किंग या क्वीन, उसको माना जाएगा कि ये भगवान का वर्ड है और इनकी पूरी कंट्रोल होती है पब्लिक के ऊपर।
और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में यहाँ पे इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट का हेड तो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन स्टेट का हेड यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पे किंग या क्वीन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ पर इलेक्शन होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, लेकिन हेड कौन होता है? यहाँ पे किंग या क्वीन होता है। यहाँ पे क्वीन होती है, क्वीन एलिजाबेथ है। और ऐसे ही इंडिया में भी आप कह सकते हैं लगभग लगभग डेमोक्रेटिक हम गवर्नमेंट जानते हैं। यहाँ पे क्या है? किंग के जगह पर हमारे कौन होंगे? यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ पे उनकी पावर साइलेंट होती है। बिल्कुल सेम नहीं है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब किंग क्वीन की जगह पे आप प्रेसिडेंट को रख दें अपने यहाँ, और गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारे यहाँ वो ज्यादा पावरफुल होता है और प्रेसिडेंट की उतनी पावर नहीं होती है। ये चीज हम जानते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के ही इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। ये चीज आप जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ओलिगार्ची क्या है? यहाँ पर स्मॉल सिटीजन का ग्रुप होता है जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, वो रूल करते हैं और लोगों के ऊपर। और थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी में यहां पर भी कुछ लोग रूल करते हैं। यहां पर क्या था? ओलियोक्रेसी में यहां पे था कि वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थियोक्रेसी में यहाँ पे भगवान का डर होता है। यहाँ पे हेड रिलीजन को माना जाता है, भगवान को माना जाता है, और जो भी लीडर चुने जाते हैं वो स्पिरिचुअल्स लीडर्स होते हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। वो लोग चुने जाते हैं, हेड पे बैठाए जाते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये चीज कही है या जीसस ने ये कहा है। तो ये हमको बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे मिलता है? ये हमको ईरान में मिलता है। और एनार्कियल गवर्नमेंट क्या है? यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता है, जो चाहे वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। ये सबसे खराब होता है। और कम्युनिज्म क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान करके कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, और सिंगल पार्टी का कंट्रोल होता है पावर पर, और सबको यहाँ पर बराबरी से ट्रीट किया जाता है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर देखिए आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में देखिए ये कह रहा है कि अगर आप किसी इलाके में हैं और गवर्नमेंट वहां का अगर रूल बनाती है, तो क्या आपको पार्टिसिपेट उसमें करना चाहिए? यहाँ पे पब्लिक कह रहा है, यहाँ पे मैं आपसे रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो प्रॉब्लम्स होगी वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और वहां पे आप डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आप जिस इलाके में हैं वहां पे किस तरह का गवर्नमेंट है, ये आप बताएं, और आप कौन सा गवर्नमेंट प्रेफर करेंगे। इसमें इतने सारे, अभी मैंने पिछले वाली स्लाइड में बहुत सारे गवर्नमेंट्स बताई है, उसमें से आप बताइए कौन सा टाइप आपको पसंद है और क्यों पसंद आया। अब यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है मोनार्की सिस्टम में कंट्री का जो सिटीजन है उसको अलाउड होता है इलेक्शन के लिए, इलेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। मोनार्की में किंग होता है, किंग को इलेक्ट नहीं किया जाता है, वो लड़के जीत लेता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में किंग है, कह रहे हैं ये, और वो एब्सोल्यूट पावर होता है उसको रूल करने का कंट्री में। ये भी गलत है। डेमोक्रेसी में किंग नहीं होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता है। मोनार्की में कह रहा है तीसरे वाले क्वेश्चन में कि पीपल क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अगर कोई भी डिसीजन लेना हो मोनार्की का। तो यहाँ पे आप देखेंगे किंग को पब्लिक कुछ भी नहीं कह सकती है, वो सुप्रीम पावर होता है, वो सारे लॉस खुद ही बनाता है और वही मेन डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी पे स्टडी करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, जो कि इंडिया में है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया। तो इंडिया में आप ये चीज देखेंगे कि इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है। तो क्या सिर्फ ये इंडिया में ही स्ट्रगल हुआ है और कहीं नहीं हुआ है जहां पे भी डेमोक्रेसी हुई है? तो आपको ये मैं बता दूं कि जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, वहां पे
स्ट्रगल हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को फाइट करना पड़ा है अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जो लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ा था गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर इसका मेन फीचर है इलेक्ट करना। लोग ही इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट कौन करेगा? पब्लिक करेगा। और किसको करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। खुद ही में से कुछ पब्लिक में से ही कुछ लोग गवर्नमेंट में चले जाएंगे और वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और फिर वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करती है कि लोगों को वो ध्यान दे, लोगों में कोई दिक्कत ना हो लोगों के लिए, और वो एक एक चीज पे पूरी तरीके से अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको फिर वेरीफाई भी कराती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको पहले बोलते थे, अब इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? पहले हम क्या बोलते थे? इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते थे, अब हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा समय था यूएसए और यूरोप में, जिसके लिए लड़े थे ये लोग भी। यूरोप और यूएसए में यहाँ पे बहुत बड़ा फाइट हुआ था। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय क्या हुआ? जब लोग जो मैन थे वो घरों से छोड़ के बाहर चले गए लड़ने के लिए, तो कंट्री में बची वुमेन, और ये जो काम करते थे, जो मेन काम करते थे, अब वो खाली हो गया। गवर्नमेंट अब वो किससे कराती? तो उस केस में फिर वुमेन को बुलाया गया कि आप अपने पति के जगह पे, अपने लड़के के जगह पे आप काम करिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब वुमेन आ गई यहां पर, तब इन्होंने वही काम जो मेन काम करते थे उसी काम को इन्होंने बहुत अच्छे से किया। और अभी तक वुमेन को ऐसा लगता था कि हम सारे काम जो आदमी लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, उतना हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम फिजिकली बहुत वीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनका मिथ था ये उस समय टूट गया। और जैसे ही ये टूटा, फिर उन्होंने कहा कि अगर हम सारे काम कर सकते हैं तो हमको वोटिंग भी राइट होनी चाहिए। अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम अपने पसंद का आदमी चुनेंगे। तो ये जो मूवमेंट हुआ उसको कहते हैं वुमेन सरफ्रेज मूवमेंट। इस समय उन्होंने कहा कि भाई जो सरफ्रेज है, सरफ्रेज की मीनिंग क्या है? हम यूजुअली कहते हैं राइट टू वोट। तो यहाँ पे वोटिंग राइट मिलने वाली थी, लेकिन जो स्टीरियोटाइप था, स्टीरियोटाइप क्या कि जो लेडीज हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, फिजिकल वर्क बहुत नहीं कर सकती हैं, मेन कर सकते हैं। लेकिन जब वुमेन ने ये काम करके दिखा दिया तो ये स्टीरियोटाइप धीरे धीरे टूट गया। अब जो सरफ्रेज सरफ्रेगेट्स थी, जो ये वुमेन थी, इन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और फाइनली जाके अमेरिका में आप देखेंगे कि 1920 में इनको पूरी तरीके से राइट मिला, और यूनाइटेड किंगडम में 1928 में पूरी तरीके से वोटिंग राइट वुमेन्स को मिली थी। इससे पहले तक आप समझ लीजिए इतना डेवलप्ड कंट्री है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन वहां पे जो पुअर थे और जो वुमेन थी उनको राइट नहीं दी गई थी, या जो वो गरीब थे उनको राइट नहीं दी गई थी। उनके लिए इन्होंने लड़ा और इनको फिर राइट मिली थी। यहाँ पे वुमेन का जो स्ट्रगल है वो यहाँ पर बताया गया है। अब अगर हम इंडिया पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पूरा पॉपुलेशन जो था उसको राइट दी गई। और ये कैसे दी गई? बहुत सारे स्ट्रगल हुए और उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ? जो भी लोग एडल्ट हैं कंट्री के, उन लोगों को अलाउड है कि वो वोट कर सकें। तो हमारे यहाँ एडल्ट कौन है बताइए? यहाँ पर जो भी लोग 18 साल के हो चुके हैं, 18 ईयर्स के हो चुके हैं, या 18 ईयर्स से बड़े, उन लोगों को राइट है कि वो क्या करें? इलेक्शन में वोट दे सकें। क्या है? राइट टू उनको वोट है। क्लियर है आपको? यहां पर देखिए दादाजी आए हैं वोट देने के लिए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने आए हैं। ये पहले तक ऐसा नहीं था। और क्या
ये कैसे आया? तो आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि इसके लिए पहले तक क्या होता था, जो जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, जो मेन होते थे या बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते थे, वही लोग वोट कर पाते थे। वुमेन, पुअर या जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास राइट नहीं होती थी वोट करने की। और यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते थे, वो सारे मेन को ही सोच के बनाए जाते थे। यहाँ पर वुमेन के बारे में बहुत कम सोचा जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक माइनॉरिटी के बारे में सोचा नहीं गया है। यहाँ पर गांधी जी ने काफी इसको अच्छे से कहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इन्होंने लिखा था 1931 में, यंग इंडिया में 1931 में इन्होंने यंग इंडिया में कहा था कि आई कैन नॉट possibly bear the idea that the man who has got the wealth should get the vote, but the man who has got the character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who honestly works by sweat at his bow day in day out should not be able to vote for the crime of being the poor. इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने ये कहा कि ये क्या खराबी है, ये क्या उस इंसान की गलती है जो कि गरीब है, वो वोट नहीं कर सकता है, वो ऑनेस्ट है, वो काम कर रहा है, वो दिन रात पसीने में धुत है, अपने घर से आता है जाता है, फिर भी वो वोट नहीं कर सकता है क्योंकि वो गरीब है। लेकिन कुछ लोग जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, पढ़े लिखे हैं, वो ये चीज कर सकते हैं, चाहे उनके पास कैरेक्टर हो चाहे ना हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात गांधी जी ने हम लोग को बोली थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या है। अब हम देखेंगे जो हमने पढ़ा है ये हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब चुने जाते हैं लोगों के काम के लिए। यहाँ पे आप 5 तरीके बताएंगे जिससे गवर्नमेंट आपके डेली लाइफ में इफेक्ट लाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की नीड है कि वो रूल्स सबके लिए बनाए, और ये किस फॉर्म में बनाए? लॉ के फॉर्म में बनाए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा रूल्स रेगुलेशंस लॉज के रूप में बनाए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा डर भी होना बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेसी, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पे लोग चुने जाते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, और इस गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट लोगों के लिए सोचती है। चौथा क्वेश्चन है सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट आपको मैंने बता दिया है, वुमेन सफरेज मूवमेंट। जो राइट्स थे, जो वुमेन थी, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्राइक्स किए थे और एसोसिएशंस बनाए थे, तब जाके उनको पुअर वुमेन जितने भी थे जिनके पास लैंड नहीं था, उनको भी राइट मिली थी वोट करने के लिए। अब यहाँ पर जो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन राइट टू वोट। क्या ये सही है? सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सारे एडल्ट्स को? गांधी जी पूछ रहे हैं। However, a lot of people do not share his view. लेकिन काफी ज्यादा लोग अगर आप देखेंगे तो इस पे अपना व्यू नहीं देते हैं। Many feel that illiterate people who are mainly poor should not be given right to vote. और जो गरीब है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसको राइट पावर नहीं होनी चाहिए वोट करने की? बताइए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। What do you think? Do you think this would be a form of डिस्क्रिमिनेशन? ये आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमको किसी के भी साथ, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो या बॉर्न प्लेस हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि हर किसी को जॉब मिलना चाहिए बराबर से। अगर वो एक जैसे कंडीशन में काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे भी मिलना चाहिए। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कहा गया है।
तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं जो कि इस इन बातों को आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ आप अपनी बुक से ये खोज के बताएँगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन देखिए सब्सक्राइब के ठीक बगल में होता है, यहाँ पे आप ज़रूर प्रेस किया करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है और कमेंट करिए कि आप और ऐसे वीडियोज़ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। थैंक यू वन्स अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।